पैरालिसिस एक बीमारी है जिसको हम अपघात बोलते हैं। अपघात, पक्षाघात है ना, लकवा है ना, अलग अलग नाम से पहचानते हैं। इसमें शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता है, उस बीमारी को हम पैरालिसिस बोलते हैं। ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, इसका नाम अलग अलग हो सकते हैं। पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है ना, यानी कि कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा है, अलग अलग, एक हाथ नहीं काम कर रहा तो इसे एक अलग कंडीशन दे देते हैं, एक पैर काम नहीं कर रहा तो अलग काम नाम दे देते हैं, दोनों काम नहीं कर रहे तो एक अलग नाम दे देते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी, लेकिन काम ना करना क्या है, पैरालिसिस है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है इसका हेमाटोमा और दूसरा इंफार्क्ट, यानी कि ये कारण बनता है हाई बीपी, ये कारण बनता है क्लॉटिंग। इन दो मेजर कारण से, और भी कारण है वैसे तो, मेजर दो कारण है पैरालिसिस के। पहला कारण है हाई बीपी, यानी कि हाई बीपी, हमारा जो ब्रेन है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब यहाँ से एक नर्व निकल रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आर्टरी है, यहाँ से आर्टरी है, यहाँ से आर्टरी है, ये पूरा का पूरा आर्टरीज हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, अब लेकिन ये बहुत नाजुक भी है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति का बीपी हाई होता है, अचानक से गुस्सा आता है उसे, उसका टेंडेंसी है बीपी हाई होना, तो एक नेचर है, एक कैपेसिटी है हर आर्टरीज की कि वो एक प्रेशर को तो सहन कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का प्रेशर हो तो फट जाता है। जैसे अगर हम किसी गुब्बारे को पानी भर दें और उसको धीरे धीरे दबाएं तो क्या होगा, एक टाइम तक तो वो प्रेशर को सहन करेगा, लेकिन एक प्रेशर के बाद वो क्या है, फट जाता है। तो ऐसे ही जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन खाने के लिए क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप मेडिसिन नहीं खाएंगे तो प्रेशर क्या है, बढ़ सकता है, उस प्रेशर से आपकी आर्टरीज या वेन्स फट सकती हैं, आर्टरीज और वेन फट सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या है, रेगुलर आपको मेडिसिन खाने के लिए बोलता है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर है, उसे पता ही नहीं चला और अचानक से उसे गुस्सा आया और उसका प्रेशर बढ़ गया, वो पहुंच गया 150, नीचे का और ऊपर का 200, तो इस ब्लड प्रेशर के इतने बढ़ने से इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, इतने ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि यहां से ये फट जाएंगी। इसको बोलते हैं हेमरेज होना। हेमरेज होना, हेमरेज होना मतलब किसी आर्टरी या नर्व का फटना, हेमरेज होना। अब ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि फट तो गई लेकिन यहां से ब्लीडिंग हो जाएगी। अब जो ब्लीडिंग क्या है, धीरे धीरे यहां पर जाम लगा देगा, ये रोका-राई कर देगा, यानी कि यहां से आर्टरीज और वेन्स में जो सर्कुलेशन आगे जा रहा था जिनके थ्रू, वो नहीं जा पाएगा। जैसे हम हाईवे पे जाते हैं, वहां पर कोई चावल का कोई ट्रक बिखर जाए तो चावल ही चावल हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीज बिखर जाए जिससे पूरा का पूरा रास्ता जाम, तो ना इधर से लोग आ सकते ना उधर से जा सकते। तो ऐसा ही इनके साथ होता है, यानी कि उस ट्रक का एक्सीडेंट होना क्या है, हेमरेज है, वो कंडीशन क्या है, हेमरेज है। और यहां पर उस खून का जमना, यानी कि उस ट्रक का वहां पर कचरा फैलना, वो क्या है, हेमाटोमा। तो हेमाटोमा क्या है, एक कंडीशन है, उसकी कॉज क्या है, हेमरेज है। तो हेमरेज की होने की वजह से, हेमरेज को इस तरीके से ध्यान कर लीजिए, डैमेज, हेमरेज किसका बन गया, डैमेज, यानी किसी चीज का डैमेज मतलब किसी चीज का नुकसान होना। तो डैमेज या हेमरेज, हेमरेज से बन गया हेमाटोमा। ठीक है, तो हाई बीपी की वजह से यहां पर ब्लीडिंग हुई, इंटरनल ब्लीडिंग जो हमें दिखाई नहीं देती, कहीं खून भी नहीं निकलेगा, वो ब्रेन के अंदर ही ब्लड निकलेगा, अंदर ही जमा हो जाएगा। केवल इसका पता कौन लगाएगा, एमआरआई जब हम करेंगे, एमआरआई की रिपोर्ट होगी, वहां पर काले काले धब्बे नजर आएंगे और वो आपको बताएंगे कि यहां पर हेमरेज की वजह से आपको पैरालिसिस हो गया। ब्रेन के लेफ्ट साइड में अगर ये हुआ एक्सीडेंट तो ये राइट बॉडी को इफेक्ट करेगा, यानी कि आपके राइट साइड के हाथ पैर काम करना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन का लेफ्ट साइड का हिस्सा आपकी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर यही कंडीशन आपके राइट ब्रेन में हुई होती तो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी काम नहीं करेगी। तो ऐसा एमआरआई की रिपोर्ट में भी लिखा होगा, यानी कि अगर आपको उल्टे तरफ पैरालिसिस हुआ है तो आपके राइट ब्रेन में दिक्कत आएगी, अगर आपको राइट साइड में दिक्कत हुई है तो उसके आपके लेफ्ट ब्रेन में दिक्कत आएगी। तो ये हो गया हेमरेज
यानी कि हेमाटोमा की वजह से होने वाला पैरालिसिस, जिसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इंजरी हो गई है यहाँ पर, सबसे पहले तो इंजरी हुई है तो इंजरी को ठीक करेंगे, इंटरनल इंजरी हुई है, साथ में यहाँ पर टीटी हेपरिन भी देंगे। कुछ दिनों तक तो यही ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद में हमारा न्यू इंजरी फॉर्मूला जाएगा, न्यू इंजरी फॉर्मूला जाएगा। ये हमारे केमिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, न्यू इंजरी फॉर्मूला जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट देंगे। मल्टी हेपरिन क्या करेगा, यहां से आप सफाई करने का काम करेगा। हम गलती क्या करते हैं, पहले ही बार में मल्टी हेपरिन से शुरू करते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि यहाँ ब्लीडिंग हो गई है तो अब यहां से हमें मल्टी हेपरिन, ये मल्टी हेपरिन लगभग 15 दिन के बाद देना है। तो इंजरी, न्यू इंजरी, मल्टी हेपरिन, एम हेपरिन, फिर ये हेपरिन वाले ट्रीटमेंट शुरू करेंगे इस क्लॉटिंग को खोलने के लिए। तो ये तो हो गया हेमरेज का। दूसरा एक कारण बनता है इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट का मतलब है क्लॉटिंग। हमारे शरीर के अंदर खून के थक्के बनते हैं, बिगड़ते हैं, खून के थक्के बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये खून का थक्का बना और बिगड़ गया, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जिसको हम थ्रोम्बोस कहते हैं, तो अगर ये थक्का बन तो गया लेकिन बिगड़ा नहीं, यानी कि डिजॉल्व नहीं हुआ और ये गलती से हमारे ब्रेन की आर्टरीज में चला गया, तो आर्टरीज का साइज तो क्या है, वहां पर ऐसा है, ये हमारी आर्टरीज या वेन्स का साइज इतना है कोई, और ये धीरे धीरे क्या है कि बॉडी से ही तो आर्टरी जाती है ऊपर, बॉडी से ही खून जाता है ऊपर। तो ये कैसे जाती है आपको बताता हूं। जैसे ये हमारी बॉडी का गर्दन की आर्टरी हो गई, यहां से ये फेस से होते हुए ये ब्रेन की तरफ जा रही है, ये बॉडी की आर्टरी हो गई, ये क्या हो गई, वेन की, ब्रेन की हो गई। ठीक है, दोनों का अंतर समझ आया। ये एक बॉडी है, ये एक पतली सी वो हो गई आगे जाकर, है ना, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है ना हमारी, है ना, कैपिलरीज हो गई। अब यहां से कोई खून का थक्का बना था जो धीरे धीरे अंदर चला गया, यहां तक तो चला जाता है क्योंकि जगह है, लेकिन यहां जाकर वो अटक जाता है, अटक गया। यहां से तो जा सकता है ना, यहां तो जगह है, तो पूरी बॉडी में घूम रहा है, लेकिन वो गलती से वो ब्रेन की तरफ चला गया। तो जैसे ही वो ब्रेन की तरफ जाएगा, क्योंकि ब्रेन का रास्ता तो बहुत पतला है, तो वहां जाकर वो अटक जाता है। इसको बोलते हैं, अब यहां ये अटक गया, यहां ये अटक गया, तो यहां की तो ब्लड सप्लाई रुक गई, अब आगे कुछ भी नहीं जा सकता। जब वो कुछ भी नहीं जा सकता, तो इस पार्ट का जो काम था किसी और ब्रेन को ब्रेन के किसी हिस्से को ब्लड सप्लाई पहुंचाना, तो ब्रेन का वो पार्ट धीरे धीरे डैमेज हो गया। मान लो यहाँ ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं थी, यहाँ ये डैमेज हो गया, मर गया, खत्म हो गया, क्योंकि इसको खून की सप्लाई नहीं मिली। 2 मिनट अगर खून की सप्लाई ब्रेन को बंद कर दी जाए तो आप भगवान के प्यारे हो जाएंगे, है ना। यानी कि 2 मिनट अगर हम ब्रेन की ब्लड सप्लाई रोक दें तो हमारा भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा, यानी कि उनसे मिलना हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि ये जो क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन का ये हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और इस काम बंद करने को ही हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस ड्यू टू इन्फार्क्ट, यानी क्लॉटिंग की वजह से पैरालिसिस का होना इन्फार्क्ट कहलाएगा। ये भी ब्रेन की एमआरआई बताएगी आपको, ब्रेन की एमआरआई कराएंगे तो उसमें लिखा होगा कि ब्लड क्लॉट इन राइट ब्रेन, और उस पार्ट का नाम भी लिखा होगा किस हिस्से में हुआ है, उस हिस्से का नाम लिखा होगा, सेरेब्रल, वेसल गैंग्लिया, पोन्स, आर्ट्रियम, सब कुछ लिखा होगा, जो जहां होगा वो लिखा होगा ड्यू टू पैरालिसिस इज ब्लड क्लॉटिंग। इन्फार्क्ट, इन्फार्क्ट वर्ड आएगा यहाँ पर। वो ब्लड क्लॉटिंग तो हम जैसे लोगों के लिए समझने के लिए है, यहाँ पर यूज होता है इन्फार्क्ट, है ना। पैरालिसिस ड्यू टू इन्फार्क्ट या पैरालिसिस ड्यू टू हेमाटोमा या हेमरेज, ये 2 वर्ड यूज आएंगे। तो इसको अगर हमें खोलना है तो इस ब्लड को, थक्के को खोलने के लिए हमें पहले ही दिन से मल्टी हेपरिन शुरू करना पड़ेगा। मल्टी हेपरिन, पी हेपरिन, एम हेपरिन, है ना, जे हेपरिन, जी हेपरिन। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको डिसॉल्व करना है, धीरे धीरे इसको छोटा करना है। तो ये धीरे धीरे ये खत्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे क्या है, छोटा होता चला जाएगा। जैसे ये बड़ा सा है, धीरे धीरे यहाँ से घिसेगा, 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 और जब इसे इतना छोटा हो जाएगा कि इस पाइप से आगे बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, ब्लड इसे दोबारा से क्लॉटिंग में चेंज कर देगी, यानी कि इसको खोल देगी। तो इसे डिसॉल्व करने की प्रोसेस को मल्टी हेपरिन, एम हेपरिन, जी हेपरिन, पी हेपरिन, ये हेपरिन फॉर्मूले दिए जाएंगे पहले ही दिन से जब क्लॉटिंग हुई है, यानी कि पैरालिसिस ड्यू टू इन्फार्क्ट हुआ है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, ध्यान देना, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है।
दोनों में फिजिकल ट्रीटमेंट एक ही जाएगा, दोनों में फिजिकल ट्रीटमेंट एक ही जाएगा। जैसे क्या देते हैं, शुक्ला का ट्रीटमेंट देते हैं, पैरालिसिस क्लॉकवाइज देते हैं, है ना, एक्सरसाइज कराते हैं, ऑर्गन क्लियरेंस देते हैं, सुधाकर देते हैं, अपर एरो देते हैं, डाउन एरो देते हैं। जो फिजिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो दोनों एक ही रहेंगे, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग बनेगा, क्योंकि कॉज दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर क्लॉटिंग की वजह से पैरालिसिस हुआ है, यहाँ पर इंजरी की वजह से हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पैरालिसिस का इलाज करना है।